हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। तो चलिए आज से टेस्ट सीरीज़ 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। एक पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया था, वो आपका सेव कर दिया गया है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई, उसमें सेव है। जाकर के जिसने नहीं देखा देख लीजिए, 100% आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके फास्ट मोड में करके देख लीजिए। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा तो आपको टाइम नहीं लगेगा देखने के लिए, तो देख लीजिए। उसको बहुत डीपली डिस्कस किया जाता है, हो सकता है आपको याद रहे, चीज़ें आपकी क्लियर रहें, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हैं। 100 इसके 150 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन इसको करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम लोग आज का जो मोटिवेशन कोट है उसको देख लेते हैं, जो हमें क्या करेगा, एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करेगा। क्या कह रहे हैं, तब तक अपने काम पर काम करते रहें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल मत रुकिए, कभी भी मत रुकिए, और तब तक करिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। काम करने के बाद अब कहिए कि नहीं, 1 महीने कर लिया, बहुत जोश के साथ कर लिया, उसके बाद कहिए अरे छोड़ो, फिर अभी तो बहुत टाइम है। फिर वो टाइम कब बीत जाता पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसीलिए करते रहिए, क्योंकि जब एक लास्ट जब मोमेंट आता है तो आपको लगता है ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो कभी रुकिए नहीं, बस चलते रहिए। फिर देखिए आपके हाथ में सफलता आपके हाथ में होगी। चलते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत इजी है। और आप खुद नोटिस करिएगा कि आपके जो करंट अफेयर्स के लेक्चर जो देखता होगा, जो नहीं देखता उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, जो देखता होगा वो खुद रियलाइज़ करेगा कि करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल से आपको यहाँ इस PDF में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। तो वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हर दिन हर एक लेक्चर में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ मैं इसका डिस्कशन कर ही देती हूँ, रिवीजन करा ही देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के किस वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? कौन सा वर्ष है? 75। वेरी इजी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मत कहिएगा इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आता, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, BRPCS की कोई वो नहीं है, ठीक है। वहाँ ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। नफ्ताली बेनेट, ये भी कई बार मैंने डिस्कस किया होगा। इससे मतलब जनवरी से मैंने स्टार्ट किया लेक्चर, तो जनवरी के बाद से तो मैंने जितने दिन है उसको अगर कह दिया जाए हफ्ते में 1-2 दिन तो डिस्कस करना ही करना है। नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये इजराइल के हैं। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं ये किस पार्टी के हैं? तो ये भी देख लीजिए, दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के ये क्या है, पार्टी के ये हैं। और कितने साल के हैं? अब कितने साल के ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, 49 वर्ष के हैं नफ्ताली बेनेट, और ये इन्होंने प्रधानमंत्री पद की अभी वहाँ पे शपथ ली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने जो S500 है, S500 प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो बहुत ईजी है, ये भी मैंने कई बार डिस्कस किया। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? S है ना, S और ये रशिया, तो रूस और एस, जिसको नहीं पता होगा रूस और एस ऐसे करके आप कर सकते हैं कि ये किसकी मिसाइल प्रणाली है, ये रशिया की है, ठीक है। और कैसी है? वायु रक्षा प्रणाली है। ये जो है S500 ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसका भी हाल ही में इन्होंने परीक्षण किया है। और इसको किस नाम से और जानते हैं? इसको प्रोमेटी या 55R6M, एक मिनट, ट्रियम, ये नीचे ये रहा है, ट्रियम फेटर M के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कैसी है? ये जो रूसी मिसाइल है ये सतह से हवा में सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली कैसी है? ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जो क्या करती है, अंतरिक्ष से हमलों का मुकाबला करने में क्या है, ये सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो किसने किया अभी हाल ही में? तो वो है हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने उपन्यास के सुगी के लिए लगातार, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए लगातार, आगे क्या कह रहा है, किसने उपन्यास कित्सुंगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? किसने जीता? अनुकृति उपाध्याय, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अनुकृति उपाध्याय जो हैं इन्होंने कित्सुंगी के लिए फिक्शन की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है उसके लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। और ये किसके द्वारा छापा गया था, किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इनका नाम है स्टेट छाप द्वारा इसको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। और ये किसके, मतलब इसमें अगर कहा जाए रतन लाल फाउंडेशन
रतनलाल फाउंडेशन भोपाल साहित्य और कला महोत्सव की जो आयोजन समिति है, इसी ने एक महिला लेखक द्वारा लिखित और 2020 में प्रकाशित उपन्यास के लिए इस विजेता की घोषणा की है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये जो पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार? सुशीला देवी पुरस्कार, रतनलाल फाउंडेशन द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना आपको साथ ही कि रतनलाल, सुशीला रतनलाल, सुशीला देवी पुरस्कार, रतनलाल। तो कुछ ट्रिक बना करके आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? किस सशस्त्र बल ने समकालीन मैसेजिंग ऐप, ये भी मैंने कई बार डिस्कस किया, रिवीजन भी करा दिया है। एसिग्मा यहाँ पर है भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा ये किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि भारतीय सेना ने क्या किया है। असिग्मा का मतलब है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन नाम से इसको लॉन्च किया है। और ये क्या है? इसमें क्या होगा कि सेना के सिग्नल कोर के जो अधिकारी होंगे उनकी एक टीम द्वारा इसे पूरी तरह से इन हाउस विकसित किया गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है? आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के रूप में क्या किया गया इसको? इस जो आपका क्या है? अवन का मतलब क्या है? आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के विकल्प के रूप में ये काम करता है, जो पिछले 15 वर्ष से सेवा में है। ठीक है, तो अभी क्या है? ये असिग्मा लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक न्याय 2021 के लिए, एक मिनट, पर्यावरणविद डॉक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार डिस्कस किया है। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे? मदर टेरेसा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक वन क्षेत्र, इसके लिए तो अलग से लेक्चर ही मैंने बनाया था, ये तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे आपका क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है। फर्स्ट पे छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये तो आपका पूछ लिया क्षेत्रफल से। प्रतिशत की दृष्टि से पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और सेकंड नंबर पर अरुणाचल क्षेत्रफल में भी सेकंड में है, मिजोरम के मतलब प्रतिशत में भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड पर है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि वृद्धि किस में दर्ज की गई है, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको तीनों ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आपका फंसेगा। हाल ही में CDS बिपिन रावत की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो ये कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु में। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। तो कैसे हुई थी? हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, तो उसी में इनकी पत्नी की और 13 और लोग थे, उनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु के कुन्नू में हुई थी। तो पूरा ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये स्किप नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। US ओपन 2021 में मुख्य युगल विजेता में एक भारतीय मूल के हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका क्या नाम है? राजीव राम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विधानसभा ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता, बहुत छाया हुआ था, बहुत न्यूज़ में था, तो ये किसके द्वारा है? कर्नाटक। मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया है कर्नाटक विधानसभा के द्वारा। तो 23 दिसंबर 2021 को, कब? 23 दिसंबर 2021 को ये क्या किया गया? जो कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित किया गया। और इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल, एंटी कन्वर्जन बिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने अपने नए जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किसकी है? तो ये किसकी है? आपको तो पता ही होगा किसकी है ये है आपका नासा के द्वारा। किसकी है ये? अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसी ने क्या किया है? इसको लॉन्च किया है। और इसमें नासा की हेल्प किसने की है? ESA ने की है। अब ESA क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो नासा की हेल्प किसने की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की है। और ये क्या करेगा? जो जेम्स वेब स्पेस है, ये जो टेलीस्कोप है, ये किसकी जगह लेगा? ये हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। ये किसकी लेगा? हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट इसको लिख दे रही हूँ। ICMR ने किसके द्वारा विकसित SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षा किट ओमिश्योर को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? टाटा भी छाया हुआ है पूरे करंट में। ठीक है, पूरे 1 साल के पीछे। तो देख लीजिएगा, यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अभी जैसे मैंने
जैसे मैं हमेशा लेक्चर में बताती हूँ कि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिलेगा। तो ये टाटा जो है, इसी ने इस किट को टाटा एमडी ने इसको क्या किया है, विकसित किया है, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है। और इसे ओमिस श्योर नाम दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लोसार, ये भी कई बार मैंने बताया कि लोसार उत्सव किस किस से संबंधित है, लद्दाख से संबंधित है। किससे संबंधित है, लद्दाख से। तो यहाँ पे जो तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। और लद्दाख क्षेत्र में किसके द्वारा, बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और लोसर जो है वो तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत 15 दिनों का ये त्यौहार है। लोसर जो है, जो तिब्बती चंद्र कैलेंडर है उसकी शुरुआत से ये 15 दिन तक मनाया जाता है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, नया साल होता है, नया साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कितनी बार इसको मैंने बताया, सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों के साथ, ये भी मैंने डिस्कस किया है कि निम्न में से किस योजना को शुरू किया है, तो कृषि उड़ान 2.0 स्टार्ट किया है। और ये किसने स्टार्ट किया है, नागरिक, ये ध्यान रखना है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कृषि उड़ान ये स्टार्ट किया। अब कृषि से संबंधित है तो ये मत कह दीजिएगा कि वो कृषि मंत्रालय हो गया ना, बिल्कुल नहीं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कृषि उड़ान लिखा हुआ ना, तो गलती तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि उड़ान लिखा है बीच में, ठीक है। जो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा कि जो खराब होने वाली वस्तु है उसको उचित दाम देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया, ये भी मैंने डिस्कस किया था। किस नंबर का है, 4th नंबर का है ये, ठीक है, ये 4th नंबर का है। यानी कि 2019-20 को ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया था। और इसके अनुसार देखा जाए जो सूचकांक इंडेक्स जारी की गई उसमें बड़े राज्यों में केरला टॉप पर है। और छोटे में कौन है, छोटे राज्य में मजा कर रहा है, कौन मजा कर रहा है, मिजोरम मजा कर रहा है, ठीक है। तो उसका स्वास्थ्य ठीक है इसीलिए छोटा राज्य है तो वो मजा कर रहा है। और बड़े राज्य में केरल में तो सारी सुविधा ठीक ठाक है तो वहाँ पे तो टॉप पर आना ही आना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए आपके सीधे 17 क्वेश्चन तो आपको मिल गए, एकदम सीधे मिल गए मेरे ही लेक्चर के थ्रू। और चलते हैं 8वां भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कहेगा। सेबी ने किसे आईएमएफ सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में मतलब नामित किया। अब ये भी आपको पता चल गया, सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, आरती कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा, आरती कृष्णन के द्वारा ये किया गया है। और ये जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, उसी के इसमें ये नामित किए गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हीट, ये तो अभी हाल ही की न्यूज़ है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था। हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या मैंने बताया था। हीट क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो इसका जो किया गया, अभी परीक्षण किया गया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, कहाँ से किया गया, ओडिशा के चांदीपुर में। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि नहीं, ओडिशा के चांदीपुर में ये क्या किया गया है, परीक्षण इसका किया गया है। और ये कैसा है, उच्च सबसोनिक गति के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और डीआरडीओ और किसके द्वारा, एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डीआरडीओ प्रयोगशाला द्वारा इसका क्या किया गया है, अन्य प्रयोगशालाओं के साथ साथ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान है एडीई, डीआरडीओ प्रयोगशाला द्वारा इसको क्या किया गया, इसको बस आपको ध्यान रखना है कि हीट अभ्यास जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, सॉरी इधर नहीं, डीआरडीओ के द्वारा किया गया, ठीक है। हाल ही में मिसाइल प्रलय, ये भी किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ये भी मैंने आपको बताया था कि मिसाइल जो है, ये जो प्रलय जो है, मिसाइल प्रलय जो है, ये किसके द्वारा, ये भी डीआरडीओ के द्वारा। प्रलय कब आती है, सतह पर आती है। तो सतह से सतह, प्रलय कहाँ आती है, सतह पर आती है। तो ये कैसी है, सरफेस टू सरफेस है। इसी ट्रिक से याद कर लीजिए, सरफेस टू सरफेस ये है। और अभी इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया। कहाँ से परीक्षण किया गया, ओडिशा के ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के तट से किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर, ये भी मैंने डिस्कस किया था, ओडिशा है। ओडिशा इसमें क्या है, टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस एक राज्य में विधानसभा जो चुनाव हुआ था, 5 राज्य मैंने बताया था कि कौन कौन से थे। तो इसमें कौन सा नहीं हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। बाकी गोवा में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है,
मणिपुर में हुआ है। और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में भी मैंने बताया था हुआ था। और कहाँ हुआ? यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, ये 5 जगह यहाँ पर चुनाव हुआ था। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने 10 फरवरी 2022 में प्रथम चुनाव, और जो प्रथम चरण की चुनाव थी वो थी 10 फरवरी 2022। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस नए वन रिपोर्ट, अब एक मैंने डिस्कस कर लिया, अब यहीं से आप एक यहाँ बता देंगे। नए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वह शहर जहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो कौन सा शहर है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? हाल ही में ई गवर्नमेंट पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी डिस्कस किया था मैंने। कहाँ किया गया? ये आपका किया गया हैदराबाद में। तो जो ई गवर्नमेंट पर जो 24 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो आयोजन है प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, तेलंगाना राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मेघालय के द्वारा इसका क्या किया गया है? अभी इसका आयोजन किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मायापुर में आयोजित किया गया है, मायापुर में। तो पूरा ध्यान रखने की बजाय आपको क्या रखना है कि हैदराबाद में ये जो आपका क्या है ई गवर्नमेंट सम्मेलन है इसका 24वां, कौन से नंबर का? 24वां। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? वर्ष 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र वनाच्छादन है तो कितना है? कितना हो सकता है आपके अनुसार? ये भी मैंने इसके लिए लेक्चर बनाया था, अलग से है, जाकर के आप मेरे प्लेलिस्ट में लेक्चर के देख सकते हैं कि वहाँ पर वन से संबंधित मैंने पूरा डाला था। ISFR रिपोर्ट की नाम से मैंने वहाँ बनाया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा 24.62% में ये फैला हुआ है। तो जो ICFR 2021 की रिपोर्ट आई थी उसमें जो देश का कुल वन और वृक्ष आवरण है वो कितना है? 80.9% हेक्टेयर, या देश का भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 24.6। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना है ये 100% इससे रिलेटेड फॉरेस्ट से रिपोर्ट जो आई है इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो भारत के कुल वन आच्छादन कितना है? 24.62% में फैला हुआ है। किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? किसको किया गया? हरियाणा को किया गया। ये भी डिस्कस किया था। बिहार की एक संस्था नागरिक हित में ICT के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार मिला है। चलिए इसको भी बता दे रहे हैं किसको मिला है। इसको डिस्कस नहीं किया था, बिहार का नहीं डिस्कस किया था, मैं जो है क्लियरली बता रही हूँ कौन सा डिस्कस किया था कौन सा नहीं। बिहार की एक संस्था नागरिक हित में ICT के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार किससे मिला है? तो किसे मिला? सबौर कृषि विश्वविद्यालय को। ये ध्यान रखिएगा, बिहार का एग्जाम जो देने जा रहा है तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय। क्या कुछ क्वेश्चन कह रहा है? बिहार की एक संस्था है जिसे नागरिक हित में, किसमें? नागरिक हित में ICT के उपयोग अनुसंधान के लिए पुरस्कार मिला है, वो कौन सा है? सबौर कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबौर। अब चलते हैं आगे मैथ्स का पोर्शन। तो मैथ्स का पोर्शन डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको फटाफट बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, आप लोग अपना खुद देख लीजिएगा। कह रहा है A किसी कार्य को अकेले 9 दिन में कार्य करता है जबकि B उसको 12 दिन में करता है। यदि दोनों कार्य करते हैं तो कार्य जो होगा, जो वर्क होगा, कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा? तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 36.7 डेज में। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 8 मिनट में तय करता है। यदि उसे 6 मिनट में तय करना तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है और यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? तो 89 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक ट्रेन 5:30 बजे सुबह में स्टेशन X से स्टेशन Y की ओर जाती है, 6:30 बजे शाम को पहुंचती है ये। एक दूसरी ट्रेन Y आती है जो 7:30 बजे मॉर्निंग से चल करके 6:30 शाम को स्टेशन X पहुंचती है। किस समय वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? पार करेंगी। तो एक दूसरे को कब वो पार करेंगी? तो ये हो जाएगा आंसर आपका 12:32:30 पर दोपहर में करेंगी। 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है और 100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार कर जाती है। ऐसे में सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल जो होगी 39 किलोमीटर प्रति घंटे और 21 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो उसे पार करने में टोटल कितने समय लगेंगे? तो कितने लगेंगे? टोटल इसको 15 सेकंड लगेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसका आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने लगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि इसका। चलिए फिर क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को, हाँ ये डिस्कस कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे? तो कैसे होगा? तो ये देखिए कि आपको क्या करना, 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो 4 से आप क्या करेंगे, 27 तक के दिनों की संख्या को लिख लेंगे, तो टोटल कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, 4 से 27 तक दिनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 23 होगी। और विषम दिन की संख्या है, ये कैसी है? विषम दिन की है। तो विषम दिन की जो है, तो इसको क्या करेंगे, 23 में 23 को डिवाइड कर देंगे 7 से। अब जब 7 को 23 से आप डिवाइड करेंगे तो जो शेष आएगा, रेस्ट आएगा नंबर, वो क्या होगा? वो होगा 2 होगा। ठीक है, वो क्या होगा? 2 होगा। अब क्या करेंगे, जो 27 तारीख को शनिवार आ रहा है, तो उसके 2 दिन बाद, अब इसके 2 दिन बाद क्या आएगा? सैटरडे के बाद आपका आएगा संडे, और उसके बाद क्या आएगा? मंडे। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? मंडे। ठीक है, तो सोमवार ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें क्या होगा कि एक धनराशि के वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो वह धनराशि कितनी, ज्ञात कीजिए। तो कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये अब आ जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना आंसर खुद सोच लिया करिए कि क्या आंसर होना चाहिए। सेंडोक्रोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसमें जो यूनानी लेखक हैं चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं? सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स, यहाँ पे सेंड्रोकोट्स लिखा है, एंड्रोकोट्स भी पूछ ले तो वही होगा आंसर। एंड्रोकोट्स भी पूछ ले तो क्या होगा? यही आंसर होगा। तो इसी के नाम से जाना जाता था। तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स से की है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी यात्री तैवर्नियर कब बिहार आया था? तो ये कब आया था? 17th सेंचुरी में आया था। तैवर्नियर कब आया था? 17th सेंचुरी में आया था। और ये कैसा था? फ्रांसीसी था। ये भी ध्यान रखना कि ये तैवर्नियर जो था, ये कौन सा यात्री था? फ्रांसीसी यात्री था, जो बिहार आया था, 17th सेंचुरी में आया था। इसने ये लिखा था, जो इसने अपना विवरण दिया जो मिला है, उसमें ये लिखा था कि जो पटना है, बिहार का जो पटना है, ये मुगल साम्राज्य का क्या था? दूसरा सबसे बड़ा नगर था। दूसरा सबसे बड़ा क्या था? नगर था। और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा क्या था? व्यापारिक केंद्र भी था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रंथ में गया क्षेत्र में असुरों के राज होने की चर्चा मिलती है? तो वायु पुराण में मिलती है। किस में मिलती है? ये वायु पुराण में मिलती है। असुरों के राज की वायु पुराण में मिलती है। तो जो गया है, राजगीर है, पुनपुन है, ये सारे जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, उसको पुराण में, वायु पुराण में, पद्म पुराण आदि जो पवित्र क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है इसको। ठीक है, ये सारे जो मैंने अभी नाम लिया, गया, राजगीर, पुनपुन, ये सारे जो एरिया हैं, इनको पुराणों में, वायु पुराणों में जो भी है, इन सभी में पवित्र क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। और ऋग्वेद में जो बिहार क्षेत्र आया है, ऋग्वेद में जो बिहार शब्द का उल्लेख किया गया है, इसके लिए क्या शब्दों का उल्लेख किया गया? कीकट, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि क्या रखा गया? कीकट और व्रात्य। तो ये बिहार के लिए आया है। कीकट और व्रात्य जो है, इन पुराणों और पद्म पुराणों, इन सभी में क्या है? कीकट और व्रात्य शब्द का यूज हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है इसमें? तो इसमें दिया जाता है बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। तुर्क शासन की स्थापना का वास्तविक रूप से पूछा है, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? इनको, बख्तियार खिलजी को। इनका पूरा क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन। क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार के क्षेत्र में देखा जाए तो इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी के आक्रमण हुए थे। इन सभी पर इन्होंने बिहार पर अपना राजस्व प्राप्त करने के लिए वर्क किया था, काम किया था। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा तुर्क शासन की स्थापना का वास्तविक श्रेय, तो क्या किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बिहार में गोल घर के निर्माण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? सर जॉन शोर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1783 की बात है कि बिहार में
अकाल पड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया था, अन्नागार के निर्माण के लिए सुझाव दिया था, और जिसके कारण 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, बिहार के पटना में गोलघर का निर्माण सर जॉन शोर के सुझाव पर हुआ था। नोनिया विद्रोह का संबंध किससे है, ये भी देख लेते हैं। तो ये शोरे के उत्पादन से संबंधित है। नोनिया विद्रोह शोरे के उत्पादन का क्या था, बिहार में शोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र है, पता ही होगा। तो यहाँ पे जो मुख्य केंद्र था बिहार के लिए का, वो था हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया था। और शोरे की मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए, उसे तैयार करने का काम कौन करता था, ये नोनिया लोग करते थे। कौन करते थे, नोनिया लोग करते थे। और शोरा का यूज़ आप लोग को पता होगा कि बारूद बनाने में होता है, ठीक है। और ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार इन्हें भी होना पड़ता है, अतः विद्रोह स्टार्ट हुआ था, नोनिया विद्रोह, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मुंगेर में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1922-23 में किया गया था मुंगेर में किसान सभा का गठन। तो इसमें किसने किया था, ये देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट है कि कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो मुंगेर जो कि बिहार में है, किसान सभा का गठन कब किया गया था, 1922 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह, इनका नाम तो पता ही होगा और यही आप लोग लगा भी देंगे, लेकिन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा तो किया ही गया, प्लस एक लोग और शामिल थे, उनका नाम है मोहम्मद जुबैर। ये जा है मोहम्मद जुबैर, और श्री कृष्ण के द्वारा 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा, श्री कृष्ण सिंह और किसके द्वारा, मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। और 1928 को क्या होता है, पटना में, 1928 में मुंगेर में तो इन लोगों ने किया, 1928 में पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन किसकी कृत है, तो किसकी है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की है। इनके द्वारा भारत की जो वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन, ये दो पुस्तकें, मतलब कुछ और पुस्तकें लिखी हुई, लेकिन दो मेन है। कौन सी, भारत की वर्तमान दशा के नाम से इन्होंने लिखी थी, और स्वदेशी आंदोलन के नाम से इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटना के विधानसभा भवन का निर्माण कब किया गया था, 21, 17, 16, 47। तो ये कब किया गया था, 1921 में किया गया था। पटना में नए भवन, जो वर्तमान विधानसभा भवन है, उसका निर्माण किया गया, जिसमें 7 फरवरी 1921 को बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सर मूडी ने की थी। अपने मूड के हिसाब से उनका कहा, मूड उनका हुआ कि चलो क्या करते हैं, विधानसभा का निर्माण करते हैं पटना के, तो ठीक है। तो उनके मूड में आया, 1921 में उन्होंने क्या किया, इसके वो कर दिया, इसी इन्हीं की अध्यक्षता के तहत। तो ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब होता है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब होता है, तो 1908 में होता है। 1908 में किसके द्वारा किया जाता है, सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में होता है। तो इसको लिख लीजिएगा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जिसको 1908 में सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में ये हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और हसन इमाम बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। कौन इसके पहले अध्यक्ष थे, हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। सही कूट का चयन करें, तो इसमें पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप खुद नजर डालिए कि क्या सही होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पहले आएगा ग्राम पंचायत, फिर अनुमंडल, फिर जिला, फिर राज्य। ग्राम पंचायत, अनुमंडल, जिला, राज्य, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, राज्य परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो राज्य परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होगा, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। विधानसभा का गठन कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और विधानसभा जो होती है, राज्य की जनता की प्रतिनिधि सभा होती है, और राज्य विधानसभा के प्रांत की ही उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद ये तभी तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक विधानसभा में उसे क्या है, बहुमत हासिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्रह्मकुंड जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, राजगीर में। ये राजगीर लिखा है, राजगीर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, राजगीर होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, राजगीर में स्थित है। राजगीर का जो प्रमुख गर्म जलकुंड वो ब्रह्मकुंड में है, जिसमें क्या है, 7 मीटर चौकोर स्थान में लगभग 1 मीटर की गहराई में क्या किया गया है, स्वच्छ गर्म जल यहाँ से निकलता रहता है, और जिसका तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, राजगीर में। ब्रह्मकुंड राज। नेक्स्ट क्या है, ये चलते मिलाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसको क्या करना है, मिलाना है आपको, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या करना है। तो देख लेते हैं कि इसमें उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी बिहार, ये इसमें क्या हो जाएगा,
ये 29 पॉइंट मतलब सही लिखा है, पूरा लाइन से लिखा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान 29.87%, दक्षिण बिहार मैदान में कितने हैं 23 पॉइंट्स क्या कहते हैं 71%, छोटा नागपुर पठार में 26.14, छोटा नागपुर पहाड़ी में 20.28%। तो 1 2 3 4 आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस जिले में अभ्रक का भंडार बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो किस जिले में अभ्रक का भंडार नहीं पाया जाता है, तो बक्सर। बक्सर में क्या है, यहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो बिहार का जो नवादा जिला है, नवादा जिला है और जमुई जिला है, नवादा, जमुई और झारखंड का गिरिडीह, कोडरमा, यहाँ पर अभ्रक क्षेत्र ज़्यादा है। नवादा, जमुई, मुंगेर, गया, भागलपुर यहाँ सब है, लेकिन कहाँ नहीं है, बक्सर में नहीं है। किस जिले में अभ्रक का भंडार नहीं पाया जाता, बक्सर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि से कितनी ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, 7.7% है। तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि से कितने % अधिक है, तो 7.7% अधिक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है। तो कितना % निवास करता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है 17.2%। एक मिनट, देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करती है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 17 पॉइंट नहीं, ये 22.1%, 22.1%। ठीक है, तो भारत के लगभग 400 लाख हेक्टेयर जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, उसमें बिहार का जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित, उसमें 17.2% है। और इसी प्रकार देश की कुल देखा जाए, देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का देखा जाए जो बिहार में निवास करती है, वो 22.1% है। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना % है। तो कितना % है ये आपका, तो ये आपका 15वें वित्त आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितने % है, तो यह 10.5% है। कितना है, 10.5% है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा, शिवहर है। कौन सा है, शिवहर। और सबसे अमीर पूछ ले तो पटना सबसे अमीर है, और कम जो है सबसे गरीब जिला वो है शिवहर है। और राज्य में प्रति व्यक्ति आय पूछ ले कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 31,287 रुपये, 31,287 रुपये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिरडा का गठन किस वर्ष किया गया था। सॉरी, बियडा नहीं है, एक मिनट, BIAD, बियाडा का गठन कब हुआ था। तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका गठन कब हुआ था, 1974 में हुआ था। 1974 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, किसके लिए होता, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1974 में बियाडा का गठन हुआ था। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व अधिशेष कितना रहने का अनुमान है। यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको ये कितना होगा, 91-96, कितना होगा, 91-96। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बिहार बजट जो है, ये मैंने कितना बताया, 91-96 करोड़ रुपए, ये इसका क्या है, राजस्व बताया गया कि ये रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कहाँ चला गया ये क्वेश्चन। गंगा किनारे स्वच्छ शहरों में पटना का स्थान कौन से नंबर का है। तो किस नंबर का है, 3रे नंबर का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा किनारे स्वच्छ शहरों में पटना का स्थान किस नंबर पर है, 3rd नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का जो प्रथम सम्राट था वो कौन था, वो है चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का जो प्रथम शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और जिसने इसके जो गुरु हैं या प्रधानमंत्री दोनों कौन है, कौटिल्य हैं, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य लेकर चलते हैं, इनका नाम चाणक्य। ठीक है, तो इन्हीं के चाणक्य, तो इन्हीं के सहायता से इन्होंने क्या किया था, जो नंद थे और जो पश्चिमोत्तर साइड के थे, ठीक है, यूनानी, इन लोगों को सफाया करते हुए इन्होंने भारत का जो प्रथम साम्राज्य था इन्होंने स्थापित किया था। भारत का प्रथम साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया था। और इन्हीं के ही पौत्र कौन थे, अशोक थे, अशोक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो ये थी तीसरी। तो तीसरी बौद्ध संगीति का कब हुआ था, 247 ईसा पूर्व में। 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, 247 पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र। 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और मोगली-तिस्स जो अध्यक्षता किया था, किसने किया था? मोगली-पुत्र-तिस्स ने की थी। और इस संगीति में क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। अभिधम्म पिटक जो तीसरा पिटक था नाम का, इसकी रचना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालाशोक संबंधित था। कालाशोक किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित था कालाशोक? तो ये था आपका शिशुनाग वंश से संबंधित था। इंडिका किसके द्वारा रचित है? मेगास्थनीज। ये सब इंपॉर्टेंट है। वैदिक मतलब आसान है। और वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है पीसीएस में। वैदिक शब्द ऋत से का क्या आशय है? तो इसका संबंध नैतिक नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? नैतिक नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। ये भी सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? खाद्य उत्पादन पूरक अर्थव्यवस्था संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मतलब खाद्य से संबंधित ये कब हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो ये कौन था? विजयनगर के कृष्णदेव राय। क्या लिखा? कृष्णदेव राय के का राजकवि कौन था? तो ये था अल्लसनी पिद्दना। अल्लसनी ये आधा दा फिर पूरा दा पिद्दना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए विजयनगर की बात करते हैं कि विजयनगर जो था, विजयनगर, इसके महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, और इनका क्या, ये क्वेश्चन पूछता है तेलुगु साइड। तो कुछ लोग क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तेलुगु दिया रहता है, तमिल दिया रहता है। तेलुगु तमिल में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कैसे हैं? तेल कृष्णदेव तेलुगु। तो ये ध्यान रखना है। कृष्णदेव तेलुगु साहित्य के जो 8 महान विद्वान थे, 8 महान विद्वान कवि थे, उन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित थे? कृष्णदेव के दरबार से संबंधित थे और तेलुगु साहित्य के थे। ठीक है, तो और इन अष्टदिग्गज कवियों में अल्लसानी, यहाँ क्या नाम लिखा? अल्लसानी पेद्दना जो थे ये मुख्य थे। जो संस्कृत और तेलुगु, ये जो अल्लसानी पेद्दना थे, ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के क्या थे? विद्वान थे, और क्या कहते हैं उसको? ज्ञाता थे कह सकते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये शैव धर्म के। कहाँ चला गया? शैव धर्म के थे। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चोल शासक किस धर्म के थे? ये थे शैव धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने क्या कहते हैं? बहुत से शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, जैसे कहा जाए चोलेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कंपेश्वर मंदिर। तो ये सब शैव मंदिर थे। इनमें में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो कह रहा है यहाँ पे कौन सा महत्व का नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? कालिदास का मालविकाग्नि, विशाखा दत्त, बाणभट्ट, कल्लड़ की राजतरंगिणी, कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो है ये बाणभट्ट की जो कादम्बरी है, बाणभट्ट की कादम्बरी, ये ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। गुप्तकालीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्त काल का जो है ये देवगढ़, यानी कि देवगढ़ का मतलब झांसी में है। ये देवगढ़ झांसी में ये स्थित है। ठीक है, और ये जो है गुप्तकालीन मंदिर का जो है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और इस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा क्या बनाया गया है? शिखर बनाया गया। 12 मीटर ऊंचा शिखर बनाया गया, जो भारतीय निर्माण में शिखर का क्या था? सबसे पहला उदाहरण था। नेक्स्ट कह रहा है सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? बारानगर में की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बारानगर कहाँ पर है? तो बारानगर जो है ये कोलकाता में बारानगर में की थी। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता के बारानगर में की गई थी। कोलकाता के बारानगर में की गई थी। उसके बाद वेलूर में क्या किया जाता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और ये मिशन किस लिए था? कि जो सन्यासी जनसाधारण के कष्ट के निवारण के लिए था, रोगियों की चिकित्सा सुविधा के लिए था, अनाथों की देखभाल, ये जैसे जो सोशल वर्क थे उनके प्रति ये समर्पित था। नेक्स्ट क्या है? बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? तो कब होता है? 1772 में होता है। अब ये स्टार्ट कब किया गया था? तो बंगाल में ये 1765 से ये माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1765 से मानी जाती है। इसके अंतर क्या था कि जो कंपनी और मतलब जो कंपनी थी वो दीवानी और निजामत के कार्य का निष्पादन किसके माध्यम से होता था? भारतीयों के माध्यम से होता था। लेकिन जो वास्तविक पावर थी, रियल जो पावर थी, वो कंपनी के पास होती थी। तो इसी से क्या हुआ था? ये द्वैध शासन, ये इसके लिए द्वैध शासन का अंत कब किया गया? 1772 में किया गया। कब किया गया? 1772 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग के समय में किया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने इसका क्या किया? समाप्त किया। चलते हैं आगे, देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूना पैक्ट, नहीं अभी एक क्वेश्चन और है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो ये तीर्थ यात्रा कर को तो 1563 में ये तीर्थ यात्रा कर है।
1563 में तीर्थ को किया था और 1564 में जजिया को किया था। 1564 में जजिया को इन्होंने समाप्त किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो ये किसने किया था? गांधी जी और अंबेडकर जी ने किया था। पूना पैक्ट पर ये गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था पूना समझौता। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932। तो ये पूछता है 1932 पूना पैक्ट किससे 1932 पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो ये इन्हीं दलित वर्गों के लिए इसमें क्या था, इस पूना पैक्ट में क्या था कि दलित वर्ग के लिए जो अलग यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था को क्या करना था, समाप्त करना था, और विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटें को क्या करना था, 71 से बढ़ाकर। इसमें क्या किया गया पूना पैक्ट में जो साइन किया गया कि गांधी जी और अंबेडकर जी के द्वारा, तो इसमें ये जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी दलित वर्गों के लिए, इसको समाप्त कर दी गई और आरक्षित सीटें दलितों के लिए 71 से बढ़ा करके 71 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 147 कर दी गई। और केंद्रीय असेंबली में आरक्षित सीटों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? 18% की वृद्धि हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल कहाँ के थे? पंजाब। लाला हरदयाल पंजाब के ये क्या थे? क्रांतिकारी थे। और इन्होंने क्या किया था? गदर दल के ये प्रणेता थे। 1 नवंबर 1913 में ये क्या करते हैं? 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के कहाँ पर? अमेरिका के भी पूछा हुआ कि गदर दल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इन्होंने गदर दल का गठन किया था। और इन्होंने गदर नामक पत्रिका की भी क्या की थी? पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। किस भाषा में? गुरुमुख भाषा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाला हरदयाल के ही प्रेरणा से जो सोहन सिंह भाखना थे, ये 1913 में क्या करते हैं? युगांतर आश्रम की स्थापना करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का पहला कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई तो उनका कोई पुत्र नहीं था, तो लाहौर की जो जनता थी उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को लाहौर का शासन करने के लिए उनको निमंत्रण भेजते हैं और ऐबक फिर वहां पहुंच जाते हैं। 1206 में अपना राज्याभिषेक कराते हैं और शासन के 4 वर्ष के बाद ही क्या करते हैं? 1210 में वो क्या कौन सा था? लाहौर में वो खेलते हैं पोलो, जिसको चौगान कहा जाता था। उसको खेलते समय ये घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? अभी डिस्कस किया मैंने, अकबर ने किया था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया अभी को? हाँ ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? बिरजिस कदर ने किया था। बिरजिस कदर ने किया था। देखिए, बिरजिस कदर नाम दे दे या फिर क्या दे दे? बेगम हजरत महल दे दे, क्योंकि नेतृत्व इन्होंने किया था। बेगम हजरत महल, तो ये कौन है? ये माँ है। ठीक है, महल ये कौन है? ये इनके पुत्र थे और ये इनके पुत्र थे 11 वर्ष के। ठीक है, तो ये तो संभाल नहीं पाते, अभी अल्पायु के थे। तो बेगम हजरत महल ने क्या किया था? इन्होंने इसको संभाला था। और ये किसकी पत्नी थी? अवध नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। क्या किया था कि हाँ, ये पहले याद रखना कि 1938 में इन्होंने क्या किया था? एक मिनट गाइस, कुछ रॉन्ग हो रहा है। एक मिनट। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में से 38 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इन्होंने क्या किया था? एक मिनट। फॉरवर्ड ब्लॉक। एक्चुअली हुआ क्या था कि त्रिपुरी सम्मेलन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, लेकिन ये 1938 में नहीं बल्कि 1939 में किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 1939 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में वायसराय के समय प्रथम जनगणना कब हुई? ये भी कई बार लेक्चर में मैंने बताया, लॉर्ड मेयो के टाइम में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना पूछ लिया तो 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम में। नेक्स्ट क्या है? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जो था जिसने अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, तो किसको कर दिया? प्लासी का युद्ध जो था, ये कैसा था? निर्णायक युद्ध था। कब होता है? 23 जून 1757 के जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और जो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, इन्हीं के बीच प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला मारे जाते हैं और जो मीर जाफर नवाब रहते हैं वो नवाब बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लासी का युद्ध जो था इसने
जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का क्या किया था, मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। और 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, जो मुगल बादशाह शाह आलम रहते हैं वो, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेना को अंग्रेज सेनापति मुनरो ने हरा दिया था और प्लासी के युद्ध की कमी जो थी उसको पूरा किया था और भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई थी। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। कहाँ से जोड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये क्या किया जाता है, महात्मा गांधी के ये गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा जाता है। तो बिहार के चंपारण में जो जिनकठिया पद्धति से यानी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती जो अनिवार्य थी, उसके माध्यम से अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता, अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है, जो किसान थे उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तो फिर क्या होता है, इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह शुरू किया था और फाइनली क्या हुआ था, सरकार को झुकना पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना। तो महात्मा के नाम से इनको महात्मा का नाम इनको सबसे पहले किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन्हें क्या किया गया था, महात्मा के नाम से संबोधित किया गया था, सम्मानित किया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यहाँ डाल दीजिए साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो आंदोलन था ये किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन से ये क्या था, संबंधित था। ठीक है, तो इसमें जो था साम्यवादी दल के जो थे, इसमें M.N. रॉय थे, M.T. रॉय, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, ये सारे थे। तो जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधि चलाने षड्यंत्र के आरोप में क्या हुआ था, 21 फरवरी 1924 को अंग्रेजों ने M.N. रॉय और अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचंद्र लाल शर्मा, सिंगारवेलू चट्टियार, इन सभी को कानपुर में क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसी को कानपुर षड्यंत्र यही सब बताया जाता है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। एक मिनट। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ थे, उनका क्या नाम था, तो उनका क्या नाम था, वो थे लुई फिशर। वो कौन थे, अमेरिकी पत्रकार थे ये, जो जिनका नाम था लुई फिशर, ये उस समय थे। ठीक है, लुई फिशर सविनय अवज्ञा आंदोलन के साक्षी थे। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बचने वाले कौन थे, तो चंद्रशेखर आजाद थे। बाकी अशफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को क्या की गई थी, इन सभी को सजा सुना दी गई थी, फांसी की सजा। और कौन थे, अशफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद यहाँ से फरार हो चुके थे। और काकोरी षड्यंत्र का कांड जो हुआ था ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1985। कभी कभी ये पूछ लेगा कि कब हुआ था, एक मिनट, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि लखनऊ के पास एक गांव थी काकोरी, उसी में 8 डाउन ट्रेन को इन्होंने रोक करके क्या किया था, सरकारी खजाना लूट लिया था और इसी में इनको क्या हुई थी, फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था, तो किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने किया था। कब किया था, 1905 में किया था, 1905 में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब आ गए हम लोग कहाँ पर, जियोग्राफी पार्ट पर। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, ये भी मैंने लेक्चर के करंट डिस्कस करती हूँ तो मैं सारे उससे को रिलेट करके डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मैंने बताया कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय पूछा है, सक्रिय एक्टिव, तो वो कौन सा है, बैरन द्वीप है। वो कौन सा है, बैरन द्वीप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, एक मिनट। भारत में भ्रंशन घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी है, नर्मदा नदी है। कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, अमरकंटक के पश्चिम, वेस्ट साइड में, अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा का उद्गम होता है और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के ये मध्य में, विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य में ये भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है और ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हुई कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में, ये अपना अरब सी में ये अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्या है, महानदी है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। रायपुर जिले से सिहावा के पास से निकलती है और क्या करती है, पाराद्वीप के पास, उड़ीसा में है पाराद्वीप के पास ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और एक क्या है, सुवर्णरेखा नदी है। सुवर्णरेखा क्या करती है, ये आपकी, इसका उद्गम झारखंड के रांची से होता है, झारखंड की कैपिटल है रांची, तो यहीं से ये निकलती है। ठीक है, यहीं से ये झारखंड का जो रांची है वहाँ के दक्षिण पश्चिम में जो पूर्व की ओर बहती हुई है क्या करती है,
बे ऑफ बंगाल में ये अपना जल गिरा देती है। एक ऑप्शन और है कावेरी, इसको भी देख लेते हैं। कावेरी कर्नाटक के पश्चिम में जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहीं से निकलती है और ये दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक तमिलनाडु राज्य में होती हुई क्या करती है, कावेरी पट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इनमें में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक। तो कागज, सीमेंट, लौह इस्पात स्थायी उद्योग हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं जो बाजार के समीप क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण का कार्य का परिणाम नहीं है, तो ये कह रहा है कौन सा परिणाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर था। ये हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो नदी वेदिका है ये आपका आकृति निक्षेपण का कार्य परिणाम नहीं है। बाकी ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, नदी वेदिका नहीं होती है। तो ये नदी वेदिका क्या करती है, नदी की घाटी की दोनों ओर क्या करती है, सोपानाकार वेदिकाएं मिलती हैं। क्या मिलती है यहाँ पर, नदी के दोनों घाटियों की ओर सोपानाकार वेदिका, सोपाना का मतलब सीढ़ी के आकार का मिलती है। ठीक है, तो ये आपको सीढ़ी नुमा होती है। सीढ़ी नुमा मतलब कि क्या होती है, एक वेदिका नीचे की ओर उतरती चली जाती है, इस तरीके से आपका मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान है। चलिए ये भी मैंने डिस्कस किया था, ये भी करंट के क्वेश्चन है आपके, तो 8.6% है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है, ये भी मैंने बताया हुआ है लेक्चर में, गुजरात की है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न क्षेत्रों में से कौन एक पछुआ हवाओं के प्रभाव से साल भर भारी वर्षा प्राप्त करता है, तो उत्तर पश्चिम के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तर पश्चिम। संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु में बहुत बड़ी विविधता है। ठीक है, बहुत विविधता है। यहाँ पर इसके दक्षिण पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, वेट है और यहाँ भारी वर्षा होती रहती है। तो लगभग देखा जाए तो 100 डिग्री पश्चिम से मतलब इसमें पश्चिम भाग में ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, प्रशांत महासागर के तटीय भाग को छोड़कर देखा जाए तो जलवायु आर्द्र जो है मरुस्थलीय है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये साल भर भारी वर्षा प्राप्त करती है, कहाँ से, उत्तर पश्चिमी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, किस मंडल से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, जिससे रेडियो क्या करता है, रेडियो टीवी चलता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 93 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, किससे हो जाएगा, ये वायुमंडल से हो जाएगा। ठीक है, जनगणना वर्षों के अनुसार किस वर्ष भारत में सर्वाधिक, क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था, तो किस वर्ष भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, मैं लगातार लाइन से बता दे रही हूँ, आप पूरा देख लीजिए कि लिंगानुपात क्रमशः 1951 में कितना था, 946 था, 1981 में कितना था, 984 था। ठीक है, और देख लेते हैं 1991 में कितना था, 927 था। आप लोग खुद देख लीजिए। 2001 में कितना था, 933 था, और 2011 में कितना है, 943 है, 934 है। और ऑप्शन में आपके क्या दिया है, 1851 या 1951 होना चाहिए, 1951। तो 1900 हाँ, यहाँ 1951 होना चाहिए, 1951, 2001, 1991, 1981। तो इसमें क्या करिए, 2011 तो हटा दीजिए। अब देख लीजिए कौन किस वर्ष सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था, तो क्या हो जाएगा, 1981 में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कहाँ गया, अप्रैल मई में नॉर्थ वेस्टर से वर्षा प्राप्त होती है, तो कहाँ पर नॉर्थ वेस्टर से होगी, ये होगी आपके पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ वेस्टर को काल वैशाखी कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर से तूफानी वर्षा होती है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाती है, मृत सागर में पाई जाती है। वैसे तो टर्की के वॉन झील में पाई जाती है, टर्की के वॉन झील में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद मृत सागर में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022-23 का बजट संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया जाना निर्धारित है, तो कब बजट प्रस्तुत किया जाता है, 1 फरवरी को किया जाता है। इसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र की अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुई थी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद, यानी 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 को की गई थी। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और माउंटबेटन योजना 3 जून 1927 को आया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में 22। मूल रूप से तो उसमें कितनी थी, बाद में ये जोड़ी गई है ना, बाद में जोड़ी गई हैं। कौन सी बाद में जोड़ी गई हैं, चलिए देख लेते हैं। 92 अमेंडमेंट हुआ था, तो 92 अमेंडमेंट के तहत संविधान की 8वीं सूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। और इस तरह से 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो कुल भाषाओं की संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 22 है।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का आर्टिकल यह प्रावधान करता है कि 14 से कम उम्र का कोई भी बालक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो कौन सा है, 24 है, जिसमें क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए लगाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जीएसटी परिषद जिसकी बैठक 3 माह में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए, यह कैसी संस्था है, ये कैसी संस्था है, एक प्रशासनिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। किसकी अनुशंसा पर केंद्र और राज्य को वैधानिक अनुदान प्रदान किए जाते हैं। तो किसकी अनुशंसा पर ये किया जाता है, ये किया जाता है वित्त आयोग की अनुशंसा पर। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं, तो कौन करता है, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, पंचायती समिति के सब सदस्य करते हैं। जो केवल ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव किससे होता है, जनता द्वारा होता है। केवल किसके, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अतिरिक्त जो पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इनके क्या करते हैं, सदस्य करते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति का अगला निर्वाचन कब होने वाला है, किस वर्ष होना, 2022। तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो उनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाएगा और इस संविधान में दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान में दोबारा राष्ट्रपति कोई नहीं बन सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव क्या होगा, 2022 में होगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकती है, 14 दिन के लिए खाली रोक सकती है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, बिहार में पंचायती राज चुनाव के लिए महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण कब किया गया है। हम लोग हमारे यहाँ कितना है, 33% है, और पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए कितने परसेंट, 50% का आरक्षण दिया गया था। ये कब किया गया था, 2004 में किया गया था। कब किया गया था, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है, नहीं सही है, 2005 में। ठीक है, 2004 नहीं, एक मिनट गाइस, ये महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण कब किया गया था, 2005 में किया गया था। कब किया गया था, 2005 से ही किया गया था। और देखा जाए तो बिहार के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी यह प्रावधान लागू है, जहां पर 50% आरक्षण दिया गया। उत्तराखंड, हिमाचल, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल, एमपी, ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल, एमपी और बिहार, उत्तरा, हिमाचल, एमपी, बिहार में ये लागू है। और राजस्थान में भी इस आरक्षण का प्रस्ताव भी प्रस्तावित है, जो आगे लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। तो किससे संबंधित है, स्वर्ण बुलियन बोल रहा है, तो स्वर्ण का मतलब सोना, तो सोने के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना, ये क्या कहलाता है, स्वर्ण बुलियन मान कहलाता है। और ये स्वर्ण बुलियन मान जो स्वर्ण मान हैं उनके 5 प्रकारों में से एक है, तो इसमें इसके आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होती है। भारतीय क्रिकेट टीम के 1 दिवसीय और T20 के नए कप्तान कौन है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ये मैंने डिस्कस किया हुआ था अपने क्वेश्चन में, कौन है, रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्या है, भारत ने किस संकटग्रस्त देश को 5 लाख कोरोना, ये भी डिस्कस किया था, 5 लाख कोरोना टीका निःशुल्क भेजा हुआ है, तो कहाँ पर, अफगानिस्तान को भेजा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव, ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, इन्हीं के द्वारा मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक के द्वारा ये क्या किया गया, विकसित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है, जुलाई से जून है, जुलाई से जून है। ठीक है, और ये 11 मार्च 1940 से इसे परिवर्तित, पहले ये क्या था, जनवरी से दिसंबर था, तो हमको जनवरी से दिसंबर तो नहीं, अब प्रेजेंट टाइम में देखना है कि 11 मार्च 1940 को क्या कर दिया गया, इसको 11 मार्च 1940 को जुलाई से जून कर दिया गया। पशुपालन के साथ खेती को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं क्या कह रहा है। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मिश्रित खेती कहा जाता है। पशुपालन के साथ जो खेती की जाती है उसको मिश्रित खेती कहा जाता है। मतलब कहने का है कि जब कोई कृषि एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर फसल उत्पादन तो करते हैं, उसके साथ ही कुछ अन्य कृषिगत गतिविधियाँ जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, ये सब भी अपनाई जाती है। तो ये जो प्रणाली होती है कृषि की, मिश्रित खेती के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि क्या करते हैं, अधिकांश जो कृषि वाली भूमि होती है उसमें चारों गाह का मिश्रण होता है। पशुपालन के साथ खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन, ये भी मैंने डिस्कस किया था, 21-22 के की जो जमा से जो ब्याज पाते हैं को टैक्स में राहत दी गई थी, कब से, 75 वर्ष से ज़्यादा जो हैं उन्हीं को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तिथि के, ये भी तो कई बार मैं बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसेगा। 26 दिसंबर को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यों की आधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% से बढ़ाकर कितना किया, 5%। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी डिस्कस किया था मैंने लेक्चर में। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो ये कहलाता है अभिवहन कहलाता है। क्षैतिज गति से होने वाला जो ऊष्मा का अंतरण है वो क्या कहलाता है, अभिवहन कहलाता है। ठीक है, अब एक वास्तविक गैस
किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है। तो वो कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होनी चाहिए, जो उच्च ताप पर आदर्श गैस के रूप में ये क्या करती है, बताती है। क्या कह रहा है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे क्या होता है, सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन, 6000 केल्विन, और वह पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, तो इसके टेम्परेचर पर होता है। फिर क्या कह रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो कौन सा है, बैगनी रंग है। कौन सा है, बैगनी रंग है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य जो इस कलर का है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य इसका क्या होता है, सबसे कम होता है, और प्रिज्म में इसका रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ, प्रकाश का कोई भी रंग हो, अगर उसके विचलन की बात की जाए तो उसके तरंग दैर्ध्य पर और प्रिज्म में उसके रंग के लिए अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो ये 7, श्वेत शासक 7, तो इसको ध्यान रखिएगा जिसको नहीं पता है। 7 रंगों का, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग होता है। प्रकाश फाइबर, ये प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। ये प्रकाश फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है। प्रकाश फाइबर कौन से 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लैंडिंग और है कोटिंग, और ये किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि डे टाइम में क्या होता है, दिन में क्या होता है, वायुमंडल की जो धूल और गैस के कण होते हैं वो सूर्य का जो प्रकाशीय वर्णक्रम होता है उसमें उपस्थित जो नीला रंग होता है उसका जो जब फैलाव होता है तो अन्य रंग की तुलना में ये ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखने हैं तो उन्हें वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और लेंस किससे बनता है, पायरेक्स, फ्लिंट, साधारण, कोबाल्ट किससे बनता है, बताइए, तो यह है फ्लिट कांच से बनता है। लेंस के निर्माण में कौन से कांच का यूज़ किया जाता है, एक किया जाता है फ्लिट कांच और एक किया जाता है क्राउन कांच या फिर इस कांच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आजकल क्वार्ट्ज और एक्रेलिक प्लास्टिक का लेंस भी निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सर सी.वी. रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो उनके किस प्रयोग के लिए उन्हें दिया गया, तो उनके प्रकाश प्रकीर्णन के कारण उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब किया गया था, 1930 में भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपका मैंने डिस्कस किया था, कब डिस्कस किया था, करंट से संबंधित क्वेश्चन था, वहाँ डिस्कस किया था। वर्णांतरता का दोष किस लेंस के लिए प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर क्या होता है कि वर्णांतरता कैसी होती है, कलर ब्लाइंडनेस का दोष कैसा, आनुवंशिक होता है। व्यक्ति कुछ रंग जैसे कि लाल, हरा, इसमें विभेद नहीं कर पाता है। इसे किसी लेंस के द्वारा क्या करते हैं, दूर नहीं किया जा सकता। ये जो है ये किसी लेंस के, ना तो अवतल, ना उत्तल, ना सिलेंडरी, ना अवतल उत्तल, किसी लेंस के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के 3rd नियम के, न्यूटन का जो 3रा नियम है उसी पर यह सिद्धांत क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्रतिक्रिया होती है उसकी सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, मतलब हर क्रिया की सदैव क्या होगी, बराबर होगी, और कैसी होगी, विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। और इसी सिद्धांत पर जो कार्य करने वाले जेट विमान होते हैं, अंतरिक्षयान होते हैं, प्रक्षेपास्त्र होते हैं, इन्हीं प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण तो न्यूटन का ये 3rd नियम कहता है। फिर क्या कह रहा है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, चलिए देख लेते हैं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, समान चाल परिवर्ती वेग का उदाहरण है, ठीक है। तो जब कोई पिंड क्या करती है, वृत्ताकार पथ के समान चाल से चल रही होती है तो उसका जो वेग होगा वो हर बिंदु पर क्या करेगा, बदलेगा, क्योंकि वेग की दिशा जो होती है वो बदल रही है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। हृदय स्पंद के दौरान वैद्युत परिवर्तन को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, थोड़ा सा ब्लर है बट मैं बोल दे रही हूँ। नैनो तकनीकी का सबसे पहले चर्चा किसने किया था, तो किसने किया था, रिचर्ड फेडमैन ने किया था, ठीक है। रिचर्ड फेडमैन के द्वारा नैनो साइंस और नैनो टेक्निक अगर देखा जाए तो 29 दिसंबर
1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था, एक बैठक हुई थी भौतिकी विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पदार्थ जो डिजिटल क्रांति का आधार है, वो क्या है, तो वो क्या है, अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ने के, जब इसका प्रतिरोध क्या करेंगे, अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, अगर तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता रहता है। अर्धचालक का प्रतिरोध कम होगा जब इसका तापमान क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर क्या कह रहा है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से क्या होता है, ये नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है, तो कौन सी होती है अधिक है, तो ये चांदी होती है, ठीक है। कौन सी होती है, चांदी होती है। चांदी की जो विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता दो तत्वों में सबसे ऊंचा है। अगर इसका क्रम देखा जाए तो चांदी टॉप पर है उसके, क्योंकि मिला ऐसे आ जाएगा आपको कि आप लाइन से इसको मिलाइए। चांदी है, फिर तांबा है, फिर आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, उसके बाद मिलेगा इस्पात। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात। क्वार्ट्ज का एक रूप है, किसका रूप है, क्वार्ट्ज एक रूप है, किसका रूप है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या है, ये एक क्रिस्टलीय रूप है। क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक क्रिस्टलीय क्या है, रूप क्वार्ट्ज है। और इसका किसके रूप में यूज़ करते हैं, ट्रांसड्यूसर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो चूना, पत्थर और मिट्टी को क्या करते हैं, सीमेंट जो होता है वो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट किसका मिश्रण होता है, ये होता है सिलिकेट, कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनिकेट यौगिक का मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड से बने होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए इन तीनों को क्या करते हैं, चूना, पत्थर, मिट्टी को क्या किया जाता है, एक भट्टी में हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, और उसके बाद इस प्रक्रिया के कारण जो बना क्लिंकर होता है उसको जिप्सम के साथ मिलाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, जो अंतिम उत्पाद होता है उसी को साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जिस रोबोट को भेजा जाता है वो कौन सा है, व्योममित्र है। कौन सा है, भेजा जाता है वो कौन सा है, व्योममित्र। मतलब अभी जो इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला जो मानव रहित गगनयान है, महिला रोबोट व्योममित्र को भेजे जाने की योजना की पूर्ण की है। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन कण और किनके बीच एक जैसा आकार रखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। द्रव क्या होता है, द्रव समतापी का उदाहरण क्या है, पारा है, और गैस का क्या है, गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, गैसों का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, खट्टे दूध में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च में मदद करती है, ठीक है। तो ये आपको यानी भोजन को गीला करना, उसकी लुगदी बनाना, ताकि आसानी से क्या किया जा सके, निगला जा सके। और लार में क्या होता है, एंजाइम, ये भी पूछा जा सकता है, एंजाइम एमिलेस होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को किस में तोड़ता है, मल्टोज में तोड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है। एंजाइम एमिलेस होता है जो स्टार्च को मल्टोज में चेंज करता है, तोड़ता है। तंतु आहार में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तंतु आहार में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सेलुलोज होता है, ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। तंतु आहार में क्या होता है, सेलुलोज होता है, प्रोटीन है। तंतु आहार में क्या होता है, सेलुलोज होता है। और सेलुलोज क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या होती है, पॉलीसेकेराइड होती है, पॉलीसेकेराइड जो क्या करती है, ग्लूकोज की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज में क्या लिखा है मैंने, पॉलीसेकेराइड होती है जो ग्लूकोज की बनी होती है, और यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका क्या किया जाता है, पाचन नहीं हो पाता है। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीनों का है। नाइट्रोजन किसका है, प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। प्रोटीन का जो आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिला लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि B1 किससे मिल जाएगा, एक मिनट गलत हो गया, B1 थायमिन से हो जाएगा,
B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन और B6 पायरिडॉक्सिन और B12 साइनोकोबलामिन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विटामिन B1 मैंने क्या मिला है, थायमिन, यानी कि ए का हो जाएगा 3, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोरोना का कौन सा नया रूप वर्तमान में, ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा, ओमिक्रॉन, सबसे अधिक सक्रिय ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर होता है, ये भी बताया हुआ है, फेफड़े पर होता है। सही सुमेलित कीजिए, तो इसमें क्या है, ICMR चिकित्सा अनुसंधान, ICAR कृषि अनुसंधान, CSIR औद्योगिक अनुसंधान, NDRI पशु अनुसंधान, कौन से सुमेलित हैं, नहीं है, तो इसमें सारे सुमेलित हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, मानव रक्त का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80/122 मिलीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC PCS में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो 80 मिलीमीटर होता है, 80 मिलीमीटर ये पारा डायस्टोलिक और 120 मिलीमीटर जो होता है, 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक होता है। ये डायस्टोलिक, ये सिस्टोलिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर क्या है, मानव रुधिर के कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है, इसका सामान्य स्तर क्या है, तो इसका सामान्य स्तर 180 से 200 mg। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर इतना होता है, जो मैंने बताया, यह धमनियों पर जमा होने लगता है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो धमनियों में जमने लगता है, और इसी को एथिरो क्या कहते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा बड़ा नाम है, ये आधा सा है, स्क्लेरोसिस। ठीक है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर ये आपका कितना होता है, तो ये आपका जो होता है ये हो जाएगा 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। और हाँ, रुधिर ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो इसमें हाँ, ये जो रुधिर ये हाँ क्या मैंने बताया 60 होता है। ठीक है, इतना आप जानिए, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय का काम कौन करता है, हृदय का काम कौन नहीं करता, सॉरी, हृदय का काम क्या है। ठीक है, तो हृदय का काम जो है, देख लेते हैं क्या, ये क्या करता है, रुधिरों को, ब्लड को क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंग में क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। और रक्त परिसंचरण की खोज जो है 1628 में किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे के द्वारा 1628 विलियम हार्वे और किसकी, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, रीढ़ की हड्डी, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा। तो ये कौन सी होती है, ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपके से कि ये क्या होती है, यकृत होती है। ठीक है, और अग्नाशय स्तनपायी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो चलिए, ये पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आया होगा सेशन। तो प्लीज़ मेहनत को सार्थक बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, 3rd जल्दी ही लेकर के आने, मतलब 10 जो भी टेस्ट सीरीज़ मैंने प्रॉमिस किया, तो वो मैं एग्ज़ाम से पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा टाइमिंग की शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी आई विल मैनेज। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।